बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं वो अपनी जगह मौजूद है। देयर इज नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन आज जो बात सबसे अहम है वो ये कि गुज़िश्ता रोज नेशनल असेंबली ने और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक कानून पास किया। सदर के पास जाएगा तो बाकायदा तौर पर वो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आज उसी कानून को चैलेंज कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी दरखास्त दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट अपना 12 जुलाई का दिया हुआ फैसला रिविजिट करे, क्योंकि रिविजिट इसलिए करने की जरूरत है कि जो तरामीम इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर कर दी गई हैं उसके बाद यह फैसला काबिल अमल नहीं रहा। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को रिविजिट करेगी? क्योंकि यह ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो डिटेल्ड वर्जन उसका सामने नहीं आया। डिसेंटिंग नोट्स का जो डिटेल वर्जन है वो हमारे सामने मौजूद है। एक ये इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, लेकिन लड़ाई एक और शक्ल इख्तियार कर रही है और उस लड़ाई का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सवाबी जलसे में कर दिया गया। जनाब हमाद अदर साहब उस जलसे के अंदर जोश खिताबत में इतना बह गए कि उन्होंने कहा कि बस तैयार रहिए कि अगर सितंबर तक इमरान खान साहब को रिहा ना किया गया तो फिर मार्च होगा और मार्च अडयाला जेल की तरफ होगा। क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिए। सितंबर का महीना अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया तो पंजाब वालों अडयाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो तो फिर तैयारी पकड़े। हमाद अदर साहब की ये गुफ्तगू आपने सुनी। उमर अयूब साहब जनाब वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को और इस हुकूमत को डरा रहे हैं जो कुछ हुआ बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद के साथ उससे, और वो क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिएगा। यहाँ इलेक्शन होता है तो क्या पाकिस्तान इतनी ताकत रखता है? बिल्कुल पाकिस्तान रखता है, क्योंकि जो ये हुकूमत इसमें सकत नहीं है वो रिफॉर्म्स करने के, और वो सिर्फ एक मजबूत लीडर कर सकता है। बांग्लादेश देखने क्या हालात हुए, ये लोग ये कहाँ पे भागेगा, शहबाज शरीफ और ये फॉर्म 47 की वज़ीर मरियम नवाज और ये बाकी लोग किधर भागेंगे? हिंदुस्तान भागेंगे। हसीना वाजिद तो चली गई थी हिंदुस्तान, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की रेंज नहीं होती तो वो इतना जल्दी कहीं पे जा सके। अब उमर अयूब साहब ने तो बांग्लादेश की मिसाल देके डरा दिया। गंडापुर साहब जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने धमकी दी बाकायदा तौर पर, और वो धमकी वफाकी हुकूमत को है, और उन्होंने वफाकी हुकूमत के अलावा सबको कह दिया कि किसी का बाप भी डी चौक आने से नहीं रोक सकेगा हमें सितंबर में। क्या फरमा रहे, जरा सुनिए। मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में वीकेंड के ऊपर मैं यहाँ पे बरबला ऐलान करता हूँ कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले, चैलेंज करता हूँ और अदालतों को एक पैगाम देता हूँ कि आपकी एनओसी और आपकी इजाजतनामा इन्होंने जूते के नोक पे रखा है, बीच पे मत आना। दमादम मस्त कलंदर होने दो, इंशाल्लाह डी चौक पे जलसा होगा। अगर एनओसी नहीं मानोगे, डी चौक पर जलसा होगा, दमादम मस्त कलंदर भी होगा। लेकिन इशू ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आखिरी दमादम मस्त कलंदर 9 मई 2030 का हुआ, जो उनके गले में एक बदनामी के तौक के हैसियत से लटक रहा है, क्या उससे कुछ नहीं सीखा? हुकूमत के हवाले से कहा जाता है कि वो भी कुछ मफाहमती मूड में नहीं है, जबकि आज वफाकी वजीर इत्तलात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ और ही कहकर मुखातिब किया। क्या फरमा रहे हैं, तो सुनिए। 22 तारीख को ऐलान किया गया है कि इस्लामाबाद के अंदर अगर इजाज़त न मिली अदालतों से, हुकूमत से, तो हम डी चौक में जलसा करेंगे। क्या कहेंगे? ये ऐसे दहशतगर्दों को तो इजाजत दी जा सकती। कल को फितना अल ख्वारिज है, ये भी कहेंगे हमने जलसा करना है डी चौक के अंदर, क्या उनको भी कहेंगे आ जाओ जलसा कर लो? ये जो TTPTI है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनको बिल्कुल ऐसी कोई इजाजत मांगे जरूर रूल्स के मुताबिक उसको देखते हैं, मगर ये डी चौक की तरफ, इधर सेंसिटिव बिल्डिंग्स की तरफ कोई फड़के भी ना, कोई फड़के भी ना। नहीं तो फिर हुकूमत का रिजॉल्व यही है, रियासती रिजॉल्व यही है कि आपकी ठुकाई होगी, जो कि हुकूमत काफ़ी अरसे से कह रही है। और हुकूमत भी इसी जोर पर आगे चलती है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो उसके साथ हमारे पास रियासती ताकत है। मामला जा किस तरफ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में जनाब अजहर सदीक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। आपका बहुत शुक्रिया साहब। जनाब आबिद शेर अली साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और बड़ी धड़ल्ले से अपनी जमात को और अपने मौक़िफ़ का दिफा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आबिद शेर अली साहब। मोहतरमा मारिया मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान की, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, एयरवे न्यूज़ पे अपना बड़ा ज़बरदस्त शो करती हैं। बहुत शुक्रिया मारिया आपका भी। सबसे पहले तो अजहर सदीक साहब, ये वैसे सीटें तो बात की बात रह गई, ये अब तो जलसों के रौले डल गए हैं आपको, तो पहले ये बताएं, आज तो आपकी जमात को उन्होंने TTPTI भी कह दिया है,
जलसा इजाज़त मिलना ना मिलना वो तो चले बात की बात है, एक प्रोसीजर है ना, लेकिन ये जो लड़ाई है कि जी हम आ रहे हैं बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च करने के लिए और लॉन्ग मार्च करते हुए अडयाला की तरफ जाएंगे, तो ये बात तो उमर अयूब साहब भी कह चुके हैं कि अडयाला भी हम इमरान खान साहब को अदालतों के जरिए ही बाहर निकाल सकते हैं ना, कोई रॉकेट लॉन्चर तो नहीं मारना ना अडयाला जेल पे। बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगी, और अगर अडयाला जेल जाने का फैसला किया पार्टी ने तो पुरअमन एहतजाज होगा, ये जहन में रखिएगा। ये बिल्कुल ये जहन से हम कौन सा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सॉरी वो गलती से उन्होंने पीटीआई के साथ लगा, उसकी तारीख है। अच्छा, तारीख है, ठीक। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि जब इलेक्शन लड़ते हुए राणा सनाउल्लाह या बाकी लोग क्या करते रहे हैं, हमें तो पता है ना। नेशनल एक्शन प्लान पे जितना काम मैंने किया है जिस वक्त उस वक्त हुआ सारा, तो ये अच्छा नहीं लगता इस तरह का। और ये वज़ीरे इतलात नहीं लगते हैं मुझे, माजरत के साथ, ये कोई इलाके के काउंसलर लगते हैं। इस तरह की जिस तरह की गुफ्तगू वो करते हैं, आप अपनी पूरी गवर्नमेंट की एक नुमाइंदगी करें और पूरी दुनिया में मजाक उड़ेगा। यानी अगर मैं बैठा होता ना बरतानिया के अंदर इसी बात के ऊपर, आपको पता है एक्सफॉर्म क्या करती है इसके ऊपर आकर, और यहाँ अगर आ जाए डेफेमेशन का नोटिस बनता है, यानी क्या जरूरत पड़ी है सियासी बातों में आप ऐसी बातें करते रहेंगे जिसका वजूद ही कोई ना हो। और तारीखी तौर पर आपको याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर तालिबान की जमात होती तो इनको जलसे जुलूसों की इजाज़त देती। मुझे अच्छी तरह याद है मुनीब, जब ये तहरीक अदम एतमाद आने लगी थी, मैंने इमरान खान साहब को कहा था कि जो लॉन्ग मार्च आ रहा है ना कराची से, इसको रोकें, फैंटी लगाएं इसको, अब भाई पर्चे दें, डिटेंशन ऑर्डर जारी करें। कोई एक डिटेंशन ऑर्डर जारी किया, कोई एक 25 मई के वाकया के साथ जो हुआ जलसो जुलूसत कुछ काम किया, बड़े आराम से आए फैसिलिटेट किया। और ये लोग कौन होते हैं फैसला करने वाले के जनाब हमने जलसा करना है? आईने पाकिस्तान आर्टिकल 15-16 जिलाई इंतजामिया इजाजत देती है ना, फिर वो एनओसी देते हैं, वो एनओसी पर अमल दरामद नहीं होता, फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट का हुक्म भी वो कहते हैं नहीं कि आप देखिए हवा में उड़ा दिया। अब वो कह रहे हैं कि हमने डी चौक आ जाना है, फिर तो देखिए डी चौक की बड़ी तल्ख तारीख है। देखिए मैं बताऊं आपको, 25 मई 2023 भी डी चौक था। अभी मुझे कहने की जरूरत है, बातें बड़ी करते हैं वजीर इनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। वो पिंडी में कौन जाके बैठा था? अभी मतलब वो फैजाबाद में, वो मैं और क्या कहूँ आपको यार, अच्छा, खुदा रहा यार क्या बातें करते हैं। यानी अभी मैं जमात इस्लामी की टोटल सपोर्ट कर रहा हूँ, क्या कुछ इजाजत ली थी? वो पहले उनको अपना घर अपना गिरबान तो झाँक लें, पहले बैठ के फैसले तो कर लें कि आपने ये कोई तरीका है। हमने साबित किया है इतने अरसे में कि कानून की पासदारी करने के लिए हमने बता दें, जैसे हम भी कर सकते थे इस तरह के। अब क्या हुआ? नहीं वो आपका भी वो कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड खराब है ना। 25 मई 2023 को आपको इजाजत मिली किसी और जगह की, आप डी चौक के लिए अगर आपको याद हो, नहीं ये बात तो माने ना क्यों ना माने? अच्छा मैं उसकी वजह बता दूं। आंसू गैस शेल तारीख में इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, डंडे जितने मारे, एक एक गली से बाहर निकलते हुए रोका। आप जरा गौर तो करें ना। अब क्या हुआ वहां, जब वहां पर पहुंचे तो रास्ता नहीं दिया। और दूसरा, जब बड़ी सीधी सी बात है, अभी सवाबी का जलसा लेटेस्ट हमने कहा था सवाबी, जी सवाबी में किया ना, ठीक है, पुरअमन हुआ ना। कोई एक पत्थर अपना कोई क्या कहें, कोई पत्थर मारा, गुलेल भी आप कहते हैं, गुलेल भी, यानी यार इस तरह। लेकिन एक बात है, वो कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, ये तो माने ना। उन्होंने आपको एक्स जगह पर कहा, आप वाई पे चले गए। मैं फिर बताता चलूं आपको, गए कि नहीं गए अदर साहब, आपको तो पता है। मैं फिर बताऊं ना, मैं फिर बताना चलूं। आपको पता है कि इमरान खान साहब का डेटा सारा मंगाया गया, हमें तो पता ही कोई नहीं था। अब लोग अगर चले गए हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? लोग नहीं थे, वो इमरान खान साहब साथ थे। उसकी वजह क्या? उन्होंने कहा, अनाउंस किया कि डी चौक जा रहे हैं। उसकी वजह बुनियादी तौर पर क्या थी? मोबाइल काम नहीं कर रहे थे। ये तारीखी बातें हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है मुनीब, ये छोड़े इन चीजों को। हम फ्रेंड बर्ड्स में पढ़ रहे हैं ना, इस मुल्क के अंदर 2 बड़े जलसे हो गए। अब ठीक है, अभी अब आप कह रहे हैं तीसरा होने वाला है, और हम करेंगे अब इंशाल्लाह। हम तो कानून अपना आबिद शेर अली साहब, बात ये, एक तो आप इनकी जमात को बैसियत जमात, आप खुद क्योंकि मेंबर कौमी असेंबली रहे हैं, आप मिनिस्टर रहे हैं, आप एक सियासी जमात के बड़े सरकर्दा रहनुमा है। ये सियासी जमात है, आप इन्हें TTPTI क्यों कहते हैं? ये तो छेड़ है। और उन्होंने देखे फिर आपके नाम के साथ वो लगा देंगे। ये ना करें सर, ठीक है 9 मई हो गया, कभी शायद एहसास हो जाएगा किसी को, अगर गलती मान, वो उस पर भी मैं आऊँगा। वो कहते हैं पहले फुटेज दिखाएं, हमारी गलती बनती है, अगर बनेगी तो फिर हम देखेंगे। अभी तो वो कहते हैं हमने ये किया ही नहीं। आप उन्हें खामखा TTPTI कहते रहते हैं। देखें जी, ये मुनीर फारूक साहब, आपको याद होगा कि 2000
14 में धरना दिया गया। धरने के बाद जो और जो एक तूफान बदतमीजी बिछाया गया, कोर्ट की चार दीवारी पर कपड़े छापे गए, पीछे हमला किया गया, फिर कागा जी को गिरबान पकड़ के निकालेंगे, उंगली होने वाली है। उसके बाद 9 मई का वाकया ले लें, उसके बाद जो केपी के माशाल्लाह मिनिस्टर वो बोतल समेत पकड़े गए थे मोटरवे पे, अगर आपको याद होगा। जी जी ये जी। बड़ी सब बातें हैं कि बजाय आप केपी के लोगों की बात करें, आप उनको लड़ाई पे उकसा रहे हैं स्टेट के खिलाफ कि जी आप डंडे के साथ, ये ऐसा नहीं होगा और ना ऐसा होने दिया जाएगा। ये रियासत है या कोई बनी गाला की रियासत नहीं है कि आप जिसको जैसे मर्जी छोड़ के चला दें। अगर आप सियासी माहौल में तलखी पैदा करेंगे, सियासी टेम्परेचर में और खराबी पैदा करेंगे, आपका राइट बनता है, आप बिल्कुल इमरान खान को मिलने जाएं, आप जलसे जुलूस के साथ जाएं, ढोल बजा के जाएं, हमें क्या एतराज है। लेकिन जो एक रेड जोन है उसके अंदर आप कहेंगे जी कि हम बदमाशी के साथ जलसा कर देंगे, तो मुनीब साहब ये रियासत है, रियासत पर कानून के मुताबिक अपना रास्ता इख्तियार करती है। तो ये जो जिस डगर पे पीटीआई चल रही है, जिस डगर पे ये पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को हम क्राइसिस से निकालेंगे। पीटीआई से अगर सियासी जमात होती, इनसे सियासी तरीके से निपटते, लिहाजा ये सियासी जमात नहीं है, ये गुंडागर्दी करने पर आएगी, तो फिर इनसे डंडे के नहीं, साथ बट आबिद सर अली साहब बात ये है कि जो आप कह रहे हैं, आपने गुंडे का लफ्ज इस्तेमाल किया, आपने कहा ये सियासी जमात नहीं है, ये अभी 2024 के इलेक्शन के अंदर इतना भारी मैंडेट मिला, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी 180 सीटें थी, अब वो लड़ रहे हैं अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए। मसला ये है कि उनकी लड़ाई तो ये है कि भाई आप इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, जेल में बंद किया हुआ है, एक से एक नया केस बनाया हुआ है और फायदे सारे आप लोग ले रहे हैं हुकूमत में बैठ के। उनके ख्याल में आपकी हुकूमत तो बनती ही नहीं है और आपको तो बिठाया गया है हुकूमत में लाके, आप लोगों का तो राइट ही नहीं बनता। अर्ज कर दूं 2018 का भी मंजरनामा आपसे कुछ छुपा नहीं हुआ। जिस तरह मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक जेल में रखा गया, फैज हमीद ने चीफ जस्टिस पिंडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा जी कि हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर आपने नवाज शरीफ को छोड़ दिया, जमानत दे दी। तो ये तो इन लोगों के कारनामे, हमने तो ऐसा किसी जज को नहीं कहा कि जी आप इमरान खान की बेल ना दें, हमने किसी हुक्मरान के जरिए इमरान खान को नहीं ढूंढा। वो तो 9 मई के वाकयात ना मुनीब साहब आपने करवाए ना मैंने करवाए, ना वो लाहौर की ज़मीन का मसला जो नैब ने केस बनाया, वो जो उसकी वाइफ ने जो वाटर की है उनके साथ, क्या मलक रियाज के साथ कादरपुर की, वो ना आपने करवाई है ना मैंने करवाई है। फॉरेन फंडिंग का केस ना आपने करवाया ना मैंने करवाया। साइफर ना नून ने लगाया ना आपने लगाया। वो तो कानूनी केस बने हुए हैं। जहाँ हमने आकर अपनी दौरे हुकूमत में कोई इमरान खान के ऊपर केस बनाया, हमारे दौरे हुकूमत में 9 मई वाक़या हुआ, तो फिर जरूर आप ये बात कहें। नहीं, 9 मई तो आपके दौरे हुकूमत में हुआ ना आबिद साहब, 9 मई आपके दौरे हुकूमत में हुआ। इद्दत में निकाह वाला केस आपके दौरे हुकूमत में, साइफर का केस आपका, साइफर का तो खैर फारिग हो गया, अदालत ने कर दिया। इद्दत में निकाह वाला केस वैसे अदालत ने फारिग कर दिया। वो यही कहते हैं ना कि आप केस बनवाई आते हैं, अदालतें उन्हें रिलीफ दे ही आती हैं। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस बने, उनकी साहबजादी के खिलाफ बने, एवेंचुअली अदालतों ने फारिग कर दिया उन केसेस को। इसी तरह वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब पे भी आप केसेस बनाते रहें, एट द एंड क्या होगा, जब वो अताब से बाहर निकलेंगे तो अदालतें उनको भी बरी करार दे देंगी। हमने कभी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं खड़ा होकर कहा जी कि नवाज शरीफ का जाके मैं टीवी बंद करवा देता हूँ, नवाज शरीफ का मैं इसी उतरवा देता हूँ, नवाज शरीफ की मैं खाना बंद करा देता हूँ। जो भी जुबान है वो बीइंग वजीर आजम उनकी आपने सुनी हुई है। हमने ऐसा शहबाज शरीफ साहब ने कोई हमने इनके साथ सख्ती कोई ज्यादती बताएं, ये तो हमारे से पहले केसेस बने हुए, उनको फेस करें, उनको जवाब दें।
आप हमें तड़ने देते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। ये तड़ने वाला दौर नहीं है। अगर आपने कानून को हाथ में लिया तो रियासत अपना फिर मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर करेंगे तो डंडा चलेगा। बट मारिया मेमन साहब, इशू यहाँ ये है कि अब बाकायदा तौर पर ना, जब से बांग्लादेश के अंदर आपको पता है वहाँ जो कुछ हुआ, इट स्टार्टेड ऑफ एट अ डिफरेंट नोट। नेचुरली 15 साल आप भी बहसियत सहाफ़ी इसको देखती रही हैं कि जो शेख हसीना वाजिद का दौर था, 15 साल की रिप्रेशन, कुचलना अपने सियासी मुखालफिन को, बहुत कुछ हुआ। स्टार्टेड ऑफ एट अ डिफरेंट फुटिंग बट एंडेड एट अ वेरी रॉन्ग नोट। वो एक और ही काम शुरू हो गया ना वहाँ पर। तो अब बाकायदा तौर पर उसको रिलेट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर भी ये होगा। अब पीटीआई के बहुत से सीनियर मेंबरान कह रहे हैं कि जी ये शहबाज शरीफ साहब को तो भागने की जगह नहीं मिलेगी, हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा। सो आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये हालात हो रहे हैं? क्योंकि अब ये बयानियां भी बनाया जा रहा है कि जी देखिए वहाँ पर अपोजिशन को कुचला गया, तो देखिए एक दिन क्या हुआ, अवाम ने नेस्तो नाबूद कर दिया वहाँ की हुकूमत को और वहाँ के हुक्मरानों को, और फौज ने भी, एस्टेब्लिशमेंट ने भी उन्हें मौका दिया कि भाई 45 मिनट है, इस्तीफा दें, निकलें। तो यहां पर भी ये वक्त आ सकता है। देखिए, इसके अंदर कुछ ममासलत भी है मुनीब, और कुछ चीज़ें मुख्तलिफ भी हैं। पहले जो मुख्तलिफ चीज़ें उसके ऊपर अगर हम देख लें तो ये हसीना वाजिद का तीसरा टेन्योर था, मतलब कि वो 20 साल से हुकूमत के अंदर थी, और दो जो मुख्तलिफ इलेक्शंस थे वो तनाज़ात का शिकार रहे। यानी कि पिछले अगर हम तीनों इलेक्शंस देखें तो वो कंट्रोवर्शियल थे। अपोजिशन को उन्होंने 10-10 साल से कैद किया हुआ था, फांसियां दी, बहुत ही एक तल्ख और शदीद किस्म का एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ पे जो बंगाली कौम है उनको। फिर उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर जो फौज के अंदर तैनातियाँ की, वो बड़ा एक मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में था। तो पाकिस्तान के अंदर इस मामले की उस हद तक अभी सिमिलैरिटी नहीं है। अगर उस टाइमलाइन को देखें तो उसमें 15 साल लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ और एक्सट्रीम मेजर्स भी लगाए गए। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो ये रेवोल्यूशन जिसको कह रहे हैं ना, वो ज़्यादा खौफनाक इसलिए है कि वो लीडरलेस है। पाकिस्तान के अंदर किसी ना किसी सूरत हमें कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडरशिप एक ऑल्टरनेट के तौर पे होती है। जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे तो इमरान खान साहब भरपूर अपोजिशन के तौर पे हमेशा एक ऑप्शन रही। इस्टेब्लिशमेंट के पास पाकिस्तान में हमेशा एक सियासी मुतबादिल रहा है। ये पहली मर्तबा है जहां पे इमरान खान साहब के मुतबादिल के तौर पे कोई तैयारी नहीं होती इस वक्त, और इसलिए हमें नजर आता है कि पीपल्स पार्टी PMLN जो इस वक्त एक लेजिटिमेसी और अवाम में एक्सेप्टेंस का इशू फेस करी, उसी वजह से अगर कोई फ्रेश तैयार शुदा क़यादत तैयार करने का वक्त होता एस्टैब्लिशमेंट के पास तो एक मुतबादिल होता। तो पाकिस्तान में मोर और लेस एक पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा से रही है। तो जो लीडरलेस क्राउड होता है ना, फिर वो वही करता है जो बांग्लादेश के अंदर है। वहां पर सारे जो निज़ाम है वो मेल्ट डाउन हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर खुदा न खासा अभी तक यहाँ की सूरत हाल पेश नहीं आई। जो दूसरी बात है वो ये है कि बांग्लादेश एक होमोजीनियस सोसाइटी है। वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली बंगाली रहते हैं, उनमें मजहब का तफरका है, कुछ मुसलमान है कुछ हिंदू है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम बंगाली नेशन है। पाकिस्तान एक मुख्तलिफ डेमोग्राफिक की कौम है। यहाँ बलोच है, पख्तून है, पंजाबी हैं, सिंधी हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान में बलोच और पख्तून बड़े लंबे अरसे से सड़कों के ऊपर है, लेकिन चूंकि वो पेरिफेरीज पे हैं, वो हार्ट ऑफ द पंजाब में नहीं है, तो हमें लगता नहीं है कि यहाँ उस तरह की कोई स्ट्रीट मूवमेंट हो रही है। और जो अहम इशू है, जो कनेक्टिंग है, जिसमें समझती हूँ ममासलत है मुनीब, वो ये है कि जनरेशन जी। ये मैं बार बार इलेक्शन से पहले की बात कर रही हूँ कि 2000 के बाद पैदा होने वाली जो बच्चे हैं, जो अब वोटर भी बन चुके हैं, जो गुस्से में भी हैं, जिनको लगता है दे हैव नथिंग टू लूज, उनको सिस्टम कुछ नहीं दे रहा, तो वो सब चीजें अपने हाथ में या जोरे बाजू से करना चाहते हैं। पाकिस्तान में अच्छी बात यह है कि इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू 8 फरवरी को उन्होंने वोट डाला। अगर आप रिपीटेडली उनका इलेक्शन चुराते रहेंगे, फिर खुदा ना खास्ता वो वायलेंस पे ट्रांसलेट होगा। दैट वुड बी डेंजरस। अभी वो वक्त नहीं आया, लेकिन लेट्स नॉट पुश आवरसेल्व्स कि हम अपने आप को उस नहज तक ले जाएं कि फिर एक दिन खुदा ना खास्ता हमें वो ना देखना पड़े। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, बट कमिंग बैक टू दी जो ये मखसूस नशिस्तों वाला बात है, मैं अजहर सदीक साहब से पूछने से पहले एक बात, आपको इंटेंट भी नजर आती है ना ओवरऑल पाकिस्तान की रियासत की या हालात की भी? ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला जब हुआ, बहसियत सहाफ़ी मैंने खबर दी कि जी इस पर अमल दरामद मुझे तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, या ये फैसला है कि इस पर अमल दरामद नहीं होगा। फ्रैंकली आज हम 2, 2.5, 3 हफ्ते बाद खड़े हैं और आपके सामने जो बीच में कुछ हुआ है इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, आपको लगता है कि ये समहाउ इट इज लाइक दैट कि ये अमल दरामद नहीं होना और ये नशिस्तें नहीं मिलनी फॉर सो मैनी रीजंस नहीं मिलनी? देखिए, ना दें
आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन या ब्रेक डाउन का लफ्ज इस्तेमाल किया था ना ख्वाजा आसिफ साहब ने। अब ये हुकूमत है माशाल्लाह जो कि इसको उसकी प्रोपोनेंट है। गवर्नमेंट्स होती हैं कि अपने आप को ऐसी पोजीशन में ना डालें जहां वो हमेशा फायर फाइटिंग मोड में रहें। ये ऐसी गवर्नमेंट है जो अपने कयाम से इससे पहले 18 महीने में भी ये मुसलसल फायर फाइटिंग में रहे। पॉलिटिकल एक केओस रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल केओस रहा है, और 2022 से तो इस मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक केओस भी है। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मजीद इस मामले को बढ़ावा दें तो 100 बिस्मिल्लाह जी, आप सरकार है, आप मत करें। आपने चीजें स्टेबलाइज करनी है। अगर आप वही सारे काम करेंगे जिससे हालात पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे तो उसका एंड में किसको खुमियाजा उठाना पड़ेगा, किसकी पॉलिटिकल ओनरशिप होगी? अगर तो ये मंथ टू मंथ, वीक टू वीक, डे टू डे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो बड़ा घाटे का सौदा है, क्योंकि अगर आपने हुकूमत चलानी है तो आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी तभी बनेगी जब मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होगी। आपका मैं आज एक वीडियो आपके यूट्यूब से सुन रही थी जिसमें आपने बताया कि आपकी जब बात हुई या इस मुल्क के इन्फ्लुएंशियल हलकों में तो उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके लिए इतनी प्रायोरिटी नहीं है, नहीं मिल होती तो नहीं होती बिल्कुल। इस मुल्क के अंदर जब तक आपके अपने अवाम अपना पैसा, अपनी इज्जत, अपनी जान, अपने माल को महफूज नहीं समझेंगे, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस मुल्क में आज जो यहाँ के लोग हैं वो अपना पैसा महफूज समझते हैं। अगर आज हुकूमत अलाउ कर दे तो कितने लोग यहाँ से सरमाया अपना बाहर निकाल कर लेके चले जाएं। जब अपने मुल्क के लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हमें अपना सरमाया यहाँ रखना चाहिए तो आपने बाहर से क्या इन्वेस्टमेंट लेके आनी है? 100 बिस्मिल्लाह कीजिए, ना दीजिए नशिस्तें 2.5-3 महीने, पूरा साल, बल्कि पूरे 5 साल एक फायर फाइटिंग मोड में रहिए। कोई गवर्नेंस नहीं होनी आपसे, गवर्नेंस भी नहीं होगी और हालात बेहतर नहीं होंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक है जी, लेकिन ये इवेंचुअली किस जगह पर लेगा पूरे निज़ाम को? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, कि जी आप अपना फैसला बदल लीजिए क्योंकि अब तो कानून बदल गया है। तहरीक इंसाफ कहती है बदनीते पर मबनी तरमीम है, इसको स्ट्राइक डाउन कीजिए। तो ये मामला हल हो नहीं रहा और ये नशिस्तें मिल रही नहीं और ना ही मिलती नजर आती है। ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अरे साहब, नशिस्तें तो आपको मिलने से रही। मैं सच्ची बात में एक होता है ना कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहसियत साफ़ी दे के मेरा काम है खबर देना, और मुझे पता है आप उन लोगों में से जिनको मेरी खबर पे एतराज़ नहीं होता। मैंने तो खबर देनी है और मैंने खबर दे दी। हमारी मेमन हमारी कुलीग है, उनको भी पता है बहसियत साफ़ी के खबर देते हुए भी कई दफ़ा आपको गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन मसला ये है कि खबर आप दे देते और ख़बर यही है कि नशिस्तां तो नहीं मिलनी। तो फिर अब आप क्या करेंगे? अच्छा, मैं मुनीब मैं आज से 3 साल से एक बात कहता हूँ, अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम और आइंदा भी अहम। इसमें जवाब मैंने दे दिया आपको। अब आती है, देखिए कुछ हकायक जो समझना चाहिए। आइन का आर्टिकल 51 और 106 बड़ा क्लियर है। जो सीटें जीती हैं वो उसका हक है, ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM उन सीटों के मुताबिक अपना हक वो ले चुकी। जिन ने जीती है जनरल नशिस्तें उस हिसाब से मिलेगी ना। वो तो अब वो तारीखी तौर पर मैंने ना इलेक्शन कमीशन अब एक फरीक फिर बन गया। ये 24वीं वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो इलेक्शन कमीशन का। यस, 24वीं। मैंने 23 वायलेशन जो है ना रेफरेंस के जरिए 430 सफ़ों में फाइल कर दी। अब बड़ी सिंपल सी बात आपके बताऊँ, माइंड इंटेंशन वाजे हो गई। उन्होंने आधा फैसला अमल दरामद किया था, आधा का इंतजार किया। और मेरे पास ये भी खबर है कि इलेक्शन कमीशन के लोगों की कहाँ मीटिंग होकर ये तय हुआ कि इस तरह तरमीम कर रही है, इस तरह वेटिंग के हवाले से भी ये खबर ही है, वो सहाफ़ियों ने दी है, मुझे दोस्तों ने, जिस तरह आप तक इन्फॉर्मेशन है इस तक मेरे तक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन वो किसी ने कहा ना, बड़ी मशहूर होता था कि नकल करते हुए अकल भी चाहिए। ये नकल तो की, अकल नहीं इस्तेमाल हो सकी। अच्छा। बड़ी सिंपल सी बात, चूँकि वकील हैं आप समझ जाएंगे मेरी बात को। प्रोसीजरल लॉ है, सेक्शन 104 प्रोसीजरल लॉ का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। ये एक बड़ी ये तयशुदा बात है। यानी आप कहें और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। नहीं हो। अच्छा, सिंपल सी मिसाल मैं आपको एक और देता हूँ। ये कहते होते हैं री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमजा शरीफ ने हलफ लेना था पंजाब असेंबली का, याद होगा, वजीर आला का। तो आइन में तो लिखा हुआ है गवर्नर और सदर। हाई कोर्ट ने तो कहा था स्पीकर ले ले। हाँ। तो वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मैं नहीं मानता री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मैं आपको एक और आगे लेके चलता हूँ। तहरीक अदम एतमाद 3 अप्रैल को रिजेक्ट कर दिया हमने, गलत की सही की, होगी रिजेक्ट, तो 7 दिनों के अंदर होना था। 4 अप्रैल को तहरीक एतमाद टेबल नहीं हो सकती। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और 9 अप्रैल को कहा घड़ियां पीछे चली जाएं और 3 अप्रैल पे चले जाएं आप। और याद है, अब ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। नहीं, वो तो उन्होंने वाइड अब इशू कर दिया। तो ये भी वाइड, ये अच्छा किया आपने, मैं यही ला रहा था। ये भी वाइड एब इशू कैसे है?
13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी लिस्ट दी 296 की, मैंने लगाया है साथ, ठीक है, कागजात नामजद दाखिल किए, डिक्लेरेशन दी। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंबल ना दिया और लोगों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। ठीक है ना जी, फॉर्म 33 का जिक्र किया। उसका इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी प्रेस रिलीज में कहा है, उन्होंने कहा जी 39 मेंबरान ने वो अपने फॉर्म के साथ लगाया हुआ था कि हम तहरीक इंसाफ के वो हैं, जो एफिडेविट होता है, लेकिन उनके पास उनके ऊपर वाजिब है इलेक्शन लॉज के तहत कि वो रिटर्निंग अफसर के सामने अपने ये वो देंगे। उन्होंने कहा उन्होंने नहीं दिए इसलिए वो हुए ये चलिए उन्होंने, मैं वो बता रहा हूँ जो इलेक्शन कमीशन मैं इसका जवाब, उन्होंने कहा जी जो बाकी थे उन्होंने सिरे से कोई बताया। सवाल नहीं है मरीब, ये सवाल नहीं है, हर एक को पता है रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहे थे। पूरी बहस ही इस बात पे है ना। ना बड़ा सिंपल सा है, रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया, कागजात नामजदगी मुझे याद है ना, मैंने खुद दाखिल की है ना, मुझे तो पता है कि किस तरह रोका गया। अब वो मैं उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस आपको ले गए माजी में, आपको ले गए। मतलब आप ये कहते हैं कि उन्होंने क्लॉक को, घड़ियों को वापस ले गए हैं। यस ऑफ कि भाई आप चले जाइए इलेक्शन से पहले। उसी तरह जिस तरह तहरीके, जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हुआ, ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं। और मतलब जजेस के ऊपर इल्जाम लगाना ये गलत है कि आपने कोई स्पेशल फेवर कोई स्पेशल, बट ये आर्गुमेंट इलेक्शन कमीशन का भी और हुकूमत का कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैसियत पिटिशनर गई नहीं इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसका बड़ा सीधा सा जवाब है, मैं यही एक जवाब देता होता हूँ मुनीब, मैं डीएचए का, मैं घर में मेरा डीएचए में है, ठीक है, आप मेरे पास किराएदार आ गए, आपने रहना शुरू कर दिया, इस तरह चलें, आबिद शेर अली बना चाहिए, ये भी आ गए, इन्होंने भी रहना शुरू कर दिया। अब आपने कहा कागज बना लिया है, आबिद शेर अली साहब कदे थोड़े ना तुसी उन्हां दे नेड़े रहोगे ना वो थोड़े नेड़े। मैं वैसे ही मजाक कर रहा, वैसे ही वो किसी वेले भी गुस्से च आ जाता है, वो गुस्से च नहीं आना चाहिए था। अच्छा ये क्या है, अब आपने एक दावा फाइल कर दिया, आप मालिक है, सिविल कोर्ट से जीत गए, आबिद अली शेर साहब चले गए सेशन कोर्ट, वहां से जीत गए, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने आपने भी कहा, उन्होंने कहा अच्छा भी आप भाई सबूत तो दिखाए, अजहर सिद्दीक घर बैठा हुआ है, अजहर पता ही कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डीएचए को बुलाया, उन्होंने कहा भाई ये तो अजहर सिद्दीक मालिक है, मैं तो फ्रीक नहीं हूं, तो आपका ख्याल आप दोनों को देगा? ना जी ना, ये मलकियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उसको दिया, उसी को मिलना है। और मैं देखिए लोग मेरे नहीं, पर वो आर्गुमेंट ये देंगे ना कि भाई आपकी तो मलकियत साबित होती है, अजहर सिद्दीक साहब किसी जगह किसी पर्चे पे लिखा होगा ना ये मलकियत है अजहर सिद्दीक। इसका जवाब बड़ा सीधा सा ले लें, सिंपल सा, तहरीक इंसाफ का कहा मलकियत 80 लोगों का, वो हमारे जो है ना 2 जजेस ने कहा कि 80 लोग पार्टी नहीं थे, उन सब ने डिक्लेरेशन दे दिया बाद में, अब दिया ये अभी इलेक्शन के बाद दे दिया ना, ये छोड़ देना, उसकी तरफ अभी ना आए। यानी इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर ने वसूल नहीं किया। मतलब बात को समझिएगा, मैं वो नहीं 13 जनवरी का फैसला जिस दिन मैंने सामने रखा ना, इलेक्शन मैंने लगाया वो, जिसमें कहा कि एक पार्टी से इस्तीफा देंगे, दूसरी पार्टी के अंदर ज्वाइन करेंगे। सर आप टेक्निकल बातों में पड़ गए, मेरी बात सुने, आपको नशिस्तें नहीं मिली, अब करेंगे क्या? नहीं देखिए, मैं खत्म कर लूँ इस बात को सामने रखते हुए, और इन्होंने आइन में तरमीम की है, आइन में तरमीम, आइन में कहाँ की है? इलेक्शन एक्ट में की है ना। देखिए ना उसकी इंटेंट क्या है, इंटेंट है, आइन कहता है कि आपका राइट है, आपने प्रोसीजरल लॉ में तरमीम करके कहा कि अगर फलान टाइम पे ना दिया तो ये नशिस्तें आपको नहीं मिलेंगी। अजहर साहब वो कहते हैं हमने क्लैरिटी लाए हैं क्योंकि आइन भी खामोश है और कानून भी खामोश है। इसी पे जवाब आ गया, क्लैरिटी किसने लानी है? इलेक्शन कमीशन ना तो कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, ठीक है, ये फैसला किसने करना है? तो ये किया किसने? ये सुप्रीम कोर्ट ने करना है ना। नहीं, बट लॉ मेकिंग तो अच्छा ये भी कर दी ना। अच्छा ये भी मैं बताना चलूं, आपका ख्याल है कि अगर आपका पार्लियामेंट ये कहे जी कि जनाब ये आज रात होगी, आज दिन होगी, आप हाउस ऑफ लॉर्ड नहीं बैठे हुए, आप यूके की पार्लियामेंट नहीं बैठे हुए, कौन सी पार्लियामेंट हो? यही तो बताने लगा हूं, इन्होंने इस पार्लियामेंट में तारीख में इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं, किसी वक्त मौका मुझे मिला मैं दायर करूंगा, 3 चीजें बताता हूं। साहब आप तो पार्लियामेंट के बारे में ना क्या, आप खुद वकील हैं। सर उसकी वजह बताता हूं ना, आइन में लिखा हुआ है इलेक्शन की डेट देनी थी सदर ने, सेक्शन 57 में तरमीम की, बिल्कुल ठीक है। जब तय हो गया कि 232 आर्टिकल में, 232 सेक्शन में तरमीम की, आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर, वो आइन कर सकता था, ये नहीं कर सकता। आपने सारी अदालती बहस यहां कर दी, आपने मेरे सवाल का जवाब हैसियत सियासतदान चैलेंज करने जा रहे हैं क्या? इसको चैलेंज कर दिया है, लेकिन इसको फिर एक और पॉइंट के हवाले से है, और हम अगली बात बता दें आपको जी, नशिस्तें लेके रहेंगे, नशिस्तें इंशाल्लाह हमारी है, चाहे जंग जंबी हो, लेकिन हमारी नशिस्तें और हमें ही मिलेंगी इंशाल्लाह। 5 साल में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। वो 5 साल नहीं होता, अच्छा ये 2025 नहीं चढ़ना, ये याद रख लीजिएगा बात। आबिद शेर अली साहब 2025 नहीं आना, मतलब 2025 नहीं आएगा और काम पहले डाल जाएगा, मतलब नशिस्तें आप इनको ना मिली तो नहीं लब्धियां आपको नहीं मिलेंगी भाईजान। मुस्कुरा ही सकता हूँ इनकी सादगी पर और आपकी मुस्कुराहट पे। ये
बार बार हमदा शहबाज कुछ जिस तरह उनके साथ सदर से लेकर और गवर्नर तक जो इन्होंने मामला बिखराए, आपको पता है उनको ऊथ नहीं लेने दिया गया और उनके रास्ते में कांटे बिछाए इन्होंने। उसके बाद आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे आ जाइए, बार बार अजहर साहब बात कर रहे हैं, तो आपके कासिम सूरी ने क्या किया था? क्या किया था? उसने इमरान खान की ताबेदारी की, उसने आपको पूरे में फेंक, उसका काम था, वो कस्टोडियन था। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन उसके पास आ गई है तो उसको थ्रू करता होने दे। भाई आप अपनी अदाओं पे गौर करें, आयन बनी काला में नहीं, किताबों से बनता है, कानून के मुताबिक फैसले होते हैं, मंशा और ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले नहीं होते। अगर तो मणिपुर साहब आइन में लिखा हुआ है कि पीटीआई ने अगर अप्लाई किया और बतौर जमात इन्होंने इलेक्शन लड़ा, बिल्कुल सीटें नहीं बनती। ठीक है। अगर इनके वो डेक्लेरेशन फॉर्म देख ले, वहां पर मौजूद ही नहीं है ये सीटें इनको। हमदर्दी की बुनियाद पे मैं बात नहीं कर रहा, आइन और कानून की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों कानूनदान, मैं लॉ का, लेकिन जितनी भी मेरी नाक़िद अकल है, कानून साजी पार्लियामान करती है, सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी है। ठीक, आप पार्लियामान के बनाए हुए कवानीन का मजाक नहीं उड़ा सकते जैसे इमरान खान के दौर में उन 3 जज साहिबान ने उड़ाया। ठीक है। ये आईनी जंग है, आईनी तरीके से हमारा राइट बनता है, उसमें डिसेंडिंग नोट्स आए हैं मोहतरम जज साहिबान के। मैंने तो नहीं उनको जाके डिक्टेट कराया, जब मुनीब साहब ने, जब आपने, जब एमएलए ने, पार्टी ने, हर बंदे की अपना नजरिया है। आप ये कहते हैं आइन के होगा, सब कुछ होगा, बट ठीक है, लेकिन बात यह है डिसेंटिंग नोट अगर आबिद भाई आ भी जाए, फैक्ट कुछ तब्दील नहीं होता। 8 जजेस ने तो कहा है कि तहरीक इंसाफ को वो मिलनी चाहिए सीटें, और 39 के बारे में तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, अब तो आ गया बाकायदा तौर पर कि वो तहरीक इंसाफ के रुकन है। 41 का झगड़ा है, बट टुवर्ड्स दी एंड मरियम अहमद साहिबा, अगर इसको हम समाप्त कर पाएँ इस बहस को, ये जिस तरीके से सिलसिला चला था, आज हम स्क्वायर 1 पर ही खड़े हैं, ना इमरान खान साहब जेल से बाहर निकले, ना तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलती नज़र आती हैं, ना ही मुक्तदरा या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मामलात इमरान खान साहब के तय होते हैं। आज उनका ये कह देना कि भाई पहले फुटेज लेकर आइए फिर हम बात करेंगे, पहले साबित तो कीजिए कि हमारे लोग 9 मई में इन्वॉल्व थे। तो आपका तज्जिया क्या कहता है? ये हम एक डेडलॉक किसी सिचुएशन में है? आप तो अभी की बात कर रहे हैं ना मुनीब कि हम स्क्वायर 1 पे खड़े हैं, मैं तो उसको थोड़ा और एक्सपैंड करती हूँ। हम तो 75 साल से स्क्वायर 1 के ऊपर खड़े हुए हैं, वही बहस है। पाकिस्तान का आईनी और सियासी निज़ाम और अदालती निज़ाम भी किसी हद तक टेक्निकल नॉकआउट्स की बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है। पॉपुलर लीडरशिप, कल को जब नवाज शरीफ साहब को टेक्निकली नॉकआउट किया गया तो उसके आईनी, सियासी, कानूनी जवाब घड़ घड़ के क्या क्या हमने नहीं सुने, आपने और हमने सब ने सुने ना। आज जब पीटीआई को इलेक्शन से पहले टेक्निकली नॉकआउट किया गया है और नशिस्तें टेक्निकल बुनियादों पे उनको नहीं दी जा रही जो उनका कानूनी हक है, तो उसके लिए भी हम ये आईनी, कानूनी, पार्लियामानी जवाब सुन रहे हैं। तो एक विशेष साइकिल है और मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। और ये जो तमाम इस वक्त हम सुन रहे हैं दलाइल, ये मेरे कानों के लिए कोई नई बात भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पलक नोक पलक इसकी सवार लेते हैं, मोर और लेस वही बातें होती। तो आज जो आइन, कानून की साइड पे पीएमएलएन खड़ी है, कल वो विक्टिम थी और जो दूसरे थे वो आइन और कानून का सहारा लेके जवाब ढूंढ रहे थे। तो स्क्वायर 1 पे तो हम हैं 75 साल बाद भी, लेकिन उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमने स्क्वायर 1 से आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया। दिस इज मोर डिस्टर्बिंग कि हम खुश हैं उस स्क्वायर 1 के ऊपर। दिस रियली ब्रेक्स माय हार्ट। ये बात बड़ी ठीक है और दिल को भी लगती है। मैं आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। ब्रेक शामिल करते हैं। बिजली का बिल ये ऐसा जिन है या ऐसा भूत है जो सर चढ़कर बोल रहा है और हर एक को परेशान किए हुए है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। और जो सेनेट की कायमा कमेटी के सामने सेक्रेटरी पार ने जो दादो-शुमार रखे, उससे तो ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान के अवाम शदीद ज़बू हाली का शिकार हैं। बिजली के बिलों में कमी नहीं हो सकती है, हुकूमत का कहना है। लेकिन क्या जिस तरह से IPPs को पैसा दिया जाता है, ये क्या कोई भेड़ चाल है कि जिसकी जो दिल आए उससे पैसे दे देगा, या इसका कोई मेथड मैकेनिज्म है? बात हुकूमत की तो सामने आ गई, लेकिन वो लोग जिन्होंने एक्चुअली ये चीज़ें देखी हैं अपनी नज़रों से और जिनका आज हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं,
उनका इसके ऊपर डिस्पैशनेट व्यू क्या है। ब्रेक के बाद मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तो बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। बढ़ते हुए बिजली के बिलों की वजह से आवाम परेशान है, बल्कि बिलबिला रहे हैं, और ये एक ऐसा मसला है जिसका कोई रास्ता नज़र नहीं आता। हुकूमत कह चुकी है कि कुछ भी हो जाए बिजली का टैरिफ कम नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर सेक्रेटरी पावर ये बताते हैं कि 85 घंटे चलने वाले IPPs को सालाना 49 अरब रुपए दिए जाते हैं। अब ये बात किस कदर आवाम पर बिजली बनकर गिरती है, जो कि बिजली के बिलों से ही परेशान है, कि IPPs को सारा साल अदायगियाँ की जाती हैं। 1845 मेगावाट के IPPs सिर्फ 85 घंटे चलते हैं। हुकूमत कहती है सोलराइजेशन करनी चाहिए, सोलर पावर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन क्या IPPs के साथ जो मुआहदे हुए वो दुरुस्त तरीके से हुए थे? क्या उस वक्त ही इनको बेहतर नेगोशिएट किया जा सकता था, या ये हुकूमत की डिमांड पर हुए? जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि ये कोई नेगोशिएटेड एग्रीमेंट्स नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये बात होती रही कि जी बड़े गलत टर्म्स के ऊपर इन मुआहदों को किया गया है IPPs के साथ। उसके बाद भी मोहम्मद अली साहब आए, उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की कि इनका ऑडिट होना चाहिए IPPs का। अब बाकायदा तौर पर एक ग्रुप कहता है कि जी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है उन्होंने कि इन IPPs का ऑडिट होना चाहिए। दूसरी जानिब अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर IPPs का ऑडिट हुआ भी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? अगर इजाफी पैसे भी जाते हैं उनको और उसके अंदर कटौती भी होती है अब, तो क्या आवाम को वो सब्सटैंशियल रिलीफ बिजली के बिलों में मिलेगा या नहीं? और बढ़ती महंगाई के इशूज़ तो हैं ही। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब मिफ्ताह इस्माइल साहब। मिफ्ताह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मिफ्ताह भाई, एज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर बहुत सारी चीज़ें आपकी नज़र से गुजरती होंगी। आप नेचुरली IPPs का मामला भी आई एम श्योर कि आपके सामने आता होगा। ज़रा ये बात बता दें, बिकॉज आप गवर्नमेंट में भी रहे, बहुत कुछ देखा भी। एक परसेप्शन बन गया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का एटीट्यूड बड़ा कैलस था कि बिजली बनानी है किसी भी कॉस्ट पर हो जाए, IPPs से कोई मुआहदा कर लो, बिजली घर जैसे मर्जी बन जाए, महंगे बन जाए, जैसे मर्जी बन जाए, बाद में देखा जाएगा बिजली प्रोवाइड करनी है, जनरेट करनी है। लेकिन अब पता चल रहा है कि वो कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है बिजली की कि वो सस्टेनेबल ही नहीं है किसी के लिए। शुक्रिया मुनीब भाई। देखें, हर जो बात आपने रखी है दीगर लोगों की, उस बात में कुछ ना कुछ एक कर्नल ऑफ ट्रूथ तो होता है, कुछ ना कुछ हकीकत होती है। लेकिन सच्ची बात यह है कि बिजली के अंदर ये कहना, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि IPPs को पैसा देना बंद कर दो, तो ये तो अजीब सी बात है ना कि आपने किसी से एक IPPs लगवा लें, फिर आप उसको पैसा नहीं दें। और अगर ऑडिट करना इतना आसान होता और ऑडिट करना ही हल होता, तो देखें ना, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में जब प्लांट्स लगे थे, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, फिर मियाँ नवाज शरीफ के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई है, फिर पीपल्स पार्टी के बाद फिर मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई। तो ये जब सब चीज़ें, उसके बाद PDM की हुकूमत आई, तो ये जब चीज़ें होनी चाहिए थी तो हो सकती थी। तो ये अगर नहीं हुआ तो इसकी कोई वजह होगी कि इतना आसान नहीं होता ये कहना कि ऑडिट कर लो चीज़ें कम हो जाएंगी। आप ऑडिट ज़रूर करना, लेकिन इन चीज़ों से इतना फ़ायदा नहीं होता। जो मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट थी, उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत में इदारों की मदद से इन्होंने पाकिस्तानी ओनर्स के साथ रीनिगोशिएट किया और उनके रेट्स कुछ कम करवाए। लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तानी ओनर्स थे जिनके आप पैसे दे चुके थे प्लांट्स के, और बैंकों से कर्ज नहीं रह गया था, उनके सिर्फ नफे देने थे, आपने वो कम करवा लिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि IPPs हमारे मुल्क में जितनी हम अफोर्ड कर सकते हैं उससे ज्यादा लगी हुई हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पॉलिसी में एक बहुत मेजर सुकम था जिसके तहत हम एक रेट देते थे, नेपरा डिटरमिन्ड रेट देते थे। नेपरा कहती थी कि भाई गैस का टैरिफ आपका $7 लाख पर मेगावाट पर लगना चाहिए, गैस का आपका कोल का लगना चाहिए $6 लाख पर मेगावाट साल पे, और जो भी चाहे पार्टी उस कीमत पे लगा ले। शायद साहब, मेरा ये ख्याल था, और शायद साहब जब वजीर आजम थे तो ये किया भी था हमने चर्चे के लिए, उसके खान साहब ने फिर रिपीट कर दिया कि कोई भी पावर प्लांट लगाएगा तो वो आपस के अंदर बार्गेन हो, आपस के अंदर वो करेंगे, बिडिंग करेंगे, उससे आप प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी और प्राइस सस्ती लगेगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि चीजें सस्ती लग सकती है अगर हम इनको आपस में बढ़वाते और आपस में बिडिंग करवाते। वो हमने नहीं की है। अब मिसाल आपको दे रहा हूँ, बिक्की बलोकी और हवेली बहादुर लग रहा था, तो उस वक्त नेपरा की कीमत शायद $7 लाख पर मेगावाट थी, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने बिडिंग करवाई GE से, सीमेंस से और मित्सुबिशी से, तो $5.5 लाख प्राइस आ गई। तो हुकूमत ने जाके नेपरा को बताया कि आप अपनी प्राइस लोअर कर दें।
अब अगर हुकूमत की जगह तो प्राइवेट सेक्टर का सेट होता या कोई चाइनीज कंपनी होती या कोई बाहर की कंपनी होती, तो वो तो आके नहीं बताती आपको कि भाई हमको $1.5 लाख पर मेगावाट सस्ता मिल गया, हमको $2 बिलियन बच रहे हैं इधर। तो वो यही हुआ है कि आप नेपरा की कीमत से सस्ता लगाए, हमने जरूरत से ज्यादा नहीं लगाई है, लेकिन अपनी बिसात से ज्यादा बिजली लगाई है। आपने क्या किया है मुनीब भाई, आखिरी बात है, सॉरी लंबी बात हो गई, कि 30,000 मेगावाट आपको गर्मी में चाहिए होता है और सर्दी में आपको चाहिए होता है सिर्फ 9-10 हजार मेगावाट। तो आपने गर्मी की जरूरत पूरी करने के लिए प्लांट्स लगा दिए, तो जाहिर है कि सर्दी के अंदर जब आपको सिर्फ 10,000 मेगावाट चाहिए तो 20,000 मेगावाट बन जाएगा, लेकिन आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, आपने लगवाए। तो गौहर साहब ने नंबर दिए थे वो जनवरी से मार्च के दिए थे, जाहिर है उस वक्त तो प्लांट्स बंद थे। अच्छा, ये जो एक देखिए आम, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप बात बता रहे हैं बड़े कम लोगों को इस तरह की बात पता होती है ना, लेकिन जब लोग पढ़ते हैं, मैं बिल्कुल एक कॉमन पाकिस्तानी की मेंटालिटी यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा कि जब वो पढ़ते हैं, अच्छा जी 85 घंटे चलने वाले आईपीपीएस को सालाना 49 अरब रुपए दिए जाते, वो एकदम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ना कि ये तो पता नहीं कितना बड़ा फ्रॉड है जो हमारे मुल्क में हो रहा है और हुकूमत इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है उसका। दूसरी बात ये कि जो एक टेक और पे वाली पॉलिसी थी, इसके ऊपर बड़ा एतराज़ पीटीआई के दौर में भी होता रहा, अब भी होता है, गौर एजाज साहब भी करते हैं। ये कितना एरोनियस फैसला था, ये टेक और पे वाला जो एक था मामला? सर देखें, एक तो पहले मैं एक और, अगर आप इजाजत दें तो मैं पहले उधर से शुरू करता हूं ताकि कॉन्टेक्स्ट हो जाए। बता, पिछले साल 1850 अरब रुपए हुकूमत ने ये आईपीपीएस को दिए थे, 1850 अरब रुपए। इसमें से 79% पैसे हुकूमत ने अपने आप को दिए, चाइनीज इन्वेस्टर्स को दिए। सबसे बड़ा हेड है 400 अरब रुपए का जो हुकूमत ने दिया है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी को, ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर है, जिसमें आज भी एक न्यूक्लियर पावर चश्मा 5 बनता है, ठीक है। तो 400 अरब रुपए तो न्यूक्लियर पावर के अंदर चले गए। उसके बाद हुकूमत ने 200 अरब रुपए से ज्यादा दिए वापडा को, ये तो जो आपने नीलम झेलम बनाया है उसके लिए, जो अभी आप दियामिर बादशाह वगैरह का जो काम कर रहे हैं, तो नीलम झेलम की पेमेंट की आपने ताकि उसमें काम हो सके। फिर आपने दिए बिक्की फलों की हवेली बहादुर शाह के अंदर प्लांट में, रहीमिया खान के प्लांट में, जो 2 पंजाब गवर्नमेंट के हैं और 2 फेडरल गवर्नमेंट के हैं। तो हुकूमत आपसे से ज्यादा पैसे तो अपने आप को दे रही है। तो एक तो ये कॉन्टेक्ट समझें। तो प्रॉब्लम इज कि वो जो आप बात कर रहे हैं 85 घंटे का, वो भी हुकूमत का प्लांट था, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर का प्लांट नहीं था। मतलब आपने ये प्लांट लगा दिया है, आपने ये प्लांट लगाया, तो उसका आपको अगर आपने $1 बिलियन या 300 अरब रुपया आपने बोरो किया है, तो उसके सामने आपको 30-35 अरब रुपया उसका सूद तो देना पड़ेगा ना, पैसे बोरो करने का। वो आप सूद दे रहे हैं, बेसिकली आप सूद दे रहे होते हैं। तो आपने कर्ज लेके प्लांट लगाए, अब आप चलाएं या ना चलाएं, कर्ज तो आपको, कर्ज के ऊपर सूद तो देना पड़ेगा। इस पे क्या मतलब, क्या? अच्छा, ये टुवर्ड्स दी एंड, एक मैं जरा महंगाई के हवाले से जरा बिल्कुल आखिर में मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा। अब ये पल्स सर्वे है, अब जारी बात है उन्होंने पिछले साल का, इस साल का पल्स कंसल्टेंट ने सर्वे किया। नेचुरल बात है, सैंपल साइज तो जो होता है किसी सर्वे के अंदर, लेकिन स्टेट बैंक, इदारा शुमारियात वो कहेगा जी कि देखिए महंगाई इतने % पे थी, अब इस महीने बताया जा रहा है 11% पे आ गई है। लेकिन मसला ये है कि लोगों के लिए तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी कम हुई है, उनके मसाइल भी अपनी जगह है। इस सर्वे के मुताबिक जो 74% लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम अपनी जो माहाना आमदनी है उससे अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे। तो जब एक जानिब आप देखेंगे कि स्टेट बैंक बताता है कि जी महंगाई कम हुई है, और हम देखिए जी हम शरह सूद भी इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि महंगाई कम हुई है, लोग कहते हैं जी हमारी क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, महंगाई ज़्यादा हुई है, तो किसकी बात मानी जाए? सर दोनों बातें दुरुस्त है। पहले मैं एक गुजारिश बिजली पे इतना कर दूं कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि बिजली के मामले में कुछ काम नहीं हो सकता। हुकूमत चाहे, हुकूमत 24% घरेलू बिलों के ऊपर टैक्स लगाती है, हुकूमत चाहे तो एक दिन के अंदर शहबाज शरीफ साहब कलम की जुम्बिश टैक्स हटा सकते हैं, और जो हुकूमत को 200 अरब रुपए का या 150 अरब रुपए का नुकसान होगा पीएचडीपी से खर्चा कर दें, तो IMF से भी कोई मसला नहीं होगा। अगर हुकूमत चाहे और पीएचडीपी भुगतान करने के लिए तैयार हो, और अगर इनकी सोच समझदारी की हो, तो ये काम हो सकता है एक दिन के अंदर। तो ये कहना गलत है कि बिजली की कीमत कम नहीं कर सकते, चाहे आप आईपीपी से कम करें या टैक्स से कम करें, मेरा 20% बिल कम हो जाएगा। नंबर 1, जो स्टेट बैंक कह रही है कि महंगाई की शरह कम हो रही है, तो वो ये कह रही है कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी, यानी पिछले साल अगर 24% से या 15%, 35% से बढ़ रही थी, तो इस बार सिर्फ 12% से बढ़ रही है। वो ये नहीं कह रही कि कीमतें कम हो रही हैं, वो
वो कह रही है कि कीमत की बढ़ोतरी के अंदर जो शरह थी उसके अंदर कमी आ गई। तो इसका ये मतलब तो है महंगाई तो आज भी है, आज 12% से चीजें महंगी हो रही हैं या महीने की 1% से महंगी हो रही है। पिछले साल जो थी वो महीने की 3% से महंगी हो रही है। तो ये कुव्वत खरीद आपकी कम हो सकती है 12% की महंगाई में। मसला ये है कि क्योंकि शरह सूद इतना ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रही, तो लोगों की आमदन नहीं बढ़ रही। और मुझे तो हैरत है कि 74% लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा। मैं तो समझता हूं कि शायद 90-95% लोगों का खर्चा पूरा ना हो रहा हो। पूरा नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया मिफ्ताह इस्माइल साहब। मैं चाहता था कि इस सेगमेंट को हम लंबा करें, बट ओइंग टू सम टेक्निकल इश्यूज हम नहीं कर सकते, बट मैं आपको जल्दी दोबारा ज़हमत दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम के अंदर आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है।